नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 17 जून 2023 के डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस है। अब सैटरडे है आज दोस्तों। 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल के आर्टिकल्स और लगभग 7 इंपॉर्टेंट न्यूज में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बिना टाइम बर्बाद किए आज के अपने कंटेंट को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप याद से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। ओवरऑल लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले ही मैं टेलीग्राम ग्रुप में इस पर्टिकुलर पीडीएफ को अपडेट कर देता हूं। उसके साथ साथ मेरी वेबसाइट हर्षित द्विवेदी एजुकेशन या फिर मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी ये पर्टिकुलर पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओवरऑल कल यूपीएससी का जो मेंस का मेंटरशिप का कोर्स है वो भी लॉन्च हो जाएगा, तो आप एक बार ऐप में या वेबसाइट में लॉगिन करके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, करंट अफेयर्स एनालिसिस की पहली न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 1718 करोड़ रुपए खर्च करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर रिवैम्पिंग को लेके, और ईस्ट कैंपस को ओपन किया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2026 में। अब भैया ये पर्टिकुलर न्यूज अगर मैं आपसे बोलूं कि एग्जाम्स पर्सपेक्टिव में कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट है, तो जीएस पेपर 3 के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टॉपिक है वहां पे ये पर्टिकुलर न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर भाई सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू एजुकेशन, जीएस पेपर 2 के अंदर भी ये न्यूज आपको काम आ जाएगी। आपको पता होना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, इन दोनों कैंपस के बारे में आपने सुना होगा। जो भी दिल्ली में रहता है उसने तो सुना ही होगा, और बहुत सारे लोग इन कैंपसेस में जो आला दर्जे के कॉलेजेस हैं उसमें पढ़ने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ पे जो वाइस चांसलर हैं योगेश सिंह साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बोला कि इनका प्लान है 1718 करोड़ रुपए खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर रीवैम्प करने का अगले कुछ सालों में। ठीक है ना। ऑलरेडी एक नॉर्थ और साउथ कैंपस है, ईस्ट कैंपस पे काम अगले साल शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे बोल रहे हैं योगेश सिंह साहब। ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो ईस्ट कैंपस है ये राजमहल विहार में बनेगा, 2026 तक रेडी हो जाएगा। और मैं बता दूं, ईस्ट कैंपस से पहले ही वेस्ट कैंपस बनाने का प्लान ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी अनाउंस कर चुकी है। वो बनेगा रोशनपुरा में, नजफगढ़ के पास, ताकि जो दिल्ली और हरियाणा के रूरल इलाके के लोग हैं वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एजुकेशन सिस्टम का फायदा उठा सकें। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को रिज्यूविनेट करने की भी जरूरत है। तो इसी के लिए यहाँ पे योगेश सिंह साहब ये भी बोल रहे हैं कि अ पोर्शन ऑफ द फंड्स फ्रॉम द न्यू प्रोजेक्ट्स विल कम फ्रॉम सेंटर व्हाइल द यूनिवर्सिटी विल रेज द रेस्ट थ्रू अ नॉन प्रॉफिट। केंद्र की सरकार यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी को पैसा देगी। ऑब्वियसली बात है, दिल्ली के अंदर है, यूनियन टेरिटरी है, तो केंद्र की सरकार को बनता है पैसा देना। उसके अलावा थोड़ा पैसा यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉन प्रॉफिट के थ्रू भी उठाएगी। अब एकेडमिक काउंसिल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में सवाल उठा कि भैया ये नॉन प्रॉफिट का यहाँ पे क्या कंसेप्ट है। तो भैया नॉन प्रॉफिट कॉलेजेस वो स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं जो कि ट्यूशन फीस से आने वाले पैसे को एजुकेशनल प्रोग्राम्स में लगाते हैं। अमूमन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो सरकारी कॉलेजेस हैं वहां पे ज्यादा फीस ली नहीं जाती है, तो ट्यूशन फीस से बहुत ज्यादा पैसा आता नहीं है। तो या तो राज्य की सरकार पैसा दे या केंद्र की सरकार पैसा दे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्यादातर पैसा कहां से आ रहा है? केंद्र की सरकार की तरफ से आ रहा है। उसके साथ साथ कुछ एंडोमेंट्स और डोनेशंस जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो दे सकते हैं। फिर ओवरऑल कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या कुछ प्राइवेट कंपनीज भी यहां पे पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं, और उसके रिस्पेक्ट में उनको एक स्टेक दे दिया जाएगा, और बाद में जो भी ओवरऑल पैसा यहां पे रेवेन्यू से निकलेगा इस पर्टिकुलर नॉन प्रॉफिट दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उससे ओवरऑल जिसने भी पैसा लगाया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉन प्रॉफिट में उसको रिटर्न दिए जा सकते हैं। तो नॉन प्रॉफिट का कंसेप्ट ये है कि केवल आप सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो पैसा लाने के लिए, केवल आप ट्यूशन फीस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो पैसा लाने के लिए, कुछ एंडोमेंट्स, कुछ डोनेशन और कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू भी आप मार्केट से पैसा उठा रहे हो। देखिए, नॉन प्रॉफिट यूनिवर्सिटीज का और कॉलेजेस का और स्कूल्स का एक बड़ा मतलब पॉजिटिव पॉइंट होता है। पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि चूंकि वहां पे कोई प्राइवेट प्लेयर एज अ ओनर है नहीं, तो उसको पैसा देना जरूरी है नहीं, इसलिए ज्यादातर पैसा जो सरकार की तरफ से या ट्यूशन फीस से या एंडोमेंट से या डोनेशन से आया जाता है उसको एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में इन्वेस्ट किया जाता है, अच्छे टीचर्स की हायरिंग में इन्वेस्ट किया जाता है, स्कूल के एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में यूज किया जाता है। समझ गए? तो यूथ को रिज्यूविनेट करना ओवरऑल यहां पे देखा जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक और कंपनी बनाई गई है उद्मोदया फाउंडेशन, जो कि कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रमोट करेगी। फिर ये बोल रहे हैं कि 100 यूनिकॉर्न्स है इंडिया के अंदर, उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इस प्रकार की बातें यहां पे बोली जा रही। तो नॉन प्रॉफिट का कंसेप्ट भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जा रहा है, तो ये सरकार से भी पैसा आएगा, जो थोड़ा बहुत ये पैसा ट्यूशन फीस से इकट्ठा कर रहे हैं वो भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। उसके साथ साथ डोनेशन, एंडोमेंट्स और अगर कोई प्राइवेट पैसा आता है तो उसको भी यहाँ पे डिविडेंड्स और रिटर्न्स दिए जाएंगे व्हेन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेवेन्यू का फ्लो अच्छा हो जाता है।
आगे, स्टालिन रिटेन्स सेंथिल बालाजी एज मिनिस्टर गवर्नर डिटेंस। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सेंथिल बालाजी इनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने धर लिया, अरेस्ट किया गया, लेकिन अभी के लिए जेल में बंद नहीं है। हुआ यह है कि कुछ प्रॉब्लम है इनको मेडिकल, तो उसके लिए हॉस्पिटल में अभी के लिए एडमिट है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। तो टेक्निकली सेंथिल बालाजी की इस समय पे जुडिशियल कस्टडी चल रही है, ठीक है। अब खास बात यहां पे यह है कि ओवरऑल काम तो ये ठीक से कर नहीं पा रहे, क्योंकि इनके ऊपर ईडी के चार्जेस चल रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, ठीक है। इनके पास इलेक्ट्रिसिटी पोर्टफोलियो था सेंथिल बालाजी के पास, अब ईडी चूंकि इनके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है, तो इनके पोर्टफोलियो का काम किसी और को मिलना चाहिए। तो जो आपके सीएम हैं स्टालिन साहब, इन्होंने पोर्टफोलियो को रिलोकेट किया, ठीक है। क्या रिलोकेट किया है? तो भैया जो सेंथिल बालाजी के पास इलेक्ट्रिसिटी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट के चार्जेस थे, वो अभी के लिए दे दिए गए फाइनेंस मिनिस्टर थंगम थिनरुसु को, और जो प्रोहिबिशन एंड एक्साइज मोलेसेस वगैरह के चार्जेस हैं वो हाउसिंग मिनिस्टर एस मुथुस्वामी को दे दिए गए। तो अभी के लिए ये रीलोकेटमेंट हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ स्टालिन साहब ने ये भी अनाउंस किया है कि ये जो रीएलोकेट कर रहे हैं हम चार्जेस, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेंथिल बालाजी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, इसलिए हम ओवरऑल इन चार्जेस को रिलोकेट कर रहे हैं। और अभी भी सेंथिल बालाजी तमिलनाडु की कैबिनेट का पार्ट है। अब यहां पे प्ले में आते हैं आर.एन. रवि साहब, जो कि गवर्नर है तमिलनाडु के, और आपको पता होना चाहिए आर.एन. रवि साहब जो गवर्नर हैं और जो सरकार है तमिलनाडु की, इसकी आपस में बनती नहीं है। कई बार पहले ओपन में फाइट्स के बारे में हम सुन चुके हैं। तो आर.एन. रवि साहब का यहां पे क्या बोलना है? देखिए, यहां पे एक स्टेटमेंट आया, वैसे तो ये सब चीजें बैकग्राउंड में हो रही हैं, लेकिन जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के पोनमुड़ी, उन्होंने ये बोला कि पहले तो आर.एन. रवि साहब ने स्टालिन साहब के इस रिकमेंडेशन को कि हाँ भाई, ये जो मिस्टर सेंथिल बालाजी है, इनकी तबीयत खराब है, इसलिए इनके चार्जेस को रिलोकेट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर फैक्ट को ही मिसलीडिंग बताया है। मतलब आर.एन. रवि साहब ये बोल रहे हैं कि आप क्यों चार्जेस ले रहे हो, ये सही तरीके से जनता को बताओ। चूंकि यहां पे सेंथिल बालाजी के ऊपर ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं, तो इसलिए आप चार्जेस हटा रहे हो, ये बताओ। ये मत बताओ कि हेल्थ खराब है इसलिए चार्जेस हटा रहे हो। लेकिन स्टालिन साहब ने बोला है कि हम अभी के लिए चार्जेस इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि उनकी हेल्थ खराब है और वो कैबिनेट में रहेंगे। इस बात को लेकर फिर गवर्नर ने यह भी बोला कि भाई ओवरऑल एक इंडिविजुअल के ऊपर अगर मॉरल टर्पिट्यूड का चार्ज है, इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो उसका एज अ कैबिनेट मेंबर बने रहना सही नहीं है। लेकिन देखिए, इंडिया का कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या बोलता है कि जब तक चार्ज प्रूव नहीं हो जाता तब तक ओवरऑल उसको निर्दोषी माना जाता। तो इस हिसाब से अभी सेंथिल बालाजी के ऊपर चार्जेस लगे हैं, ये चार्जेस प्रूव नहीं हुए। चार्जेस क्या हैं कि भैया एलिज्ड कैश फॉर जॉब स्कैम इन्होंने चलाया है, इनकम टैक्स सर्चेस करी गई इनके घर में, तो वहां पे एक इनकम टैक्स की लेडी ऑफिसर को भी चोट आई थी, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सब न्यूज में हमने पहले देखा था। फिर भाई गवर्नर साहब ने जब स्टालिन साहब से बोला कि भाई कैबिनेट में रखना सेंथिल बालाजी को सही नहीं है, तो ओवरऑल स्टालिन साहब ने गवर्नर साहब को याद दिलाई आर्टिकल 164 क्लास 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, कि गवर्नर की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैबिनेट में कौन रहेगा नहीं रहेगा वो चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। उसके साथ साथ स्टालिन साहब और ओवरऑल जो द्रविड़ मुनेत्र कज़गम के बाकी पार्टी मेंबर्स हैं, वो ओवरऑल के सेंथिल बालाजी के अरेस्ट को ड्रैकोनियन बता रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो रूलिंग सरकार है वो फासिस्ट तरीके से काम कर रही है, ईडी एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है अपोजिशन को दबाने के लिए। लेकिन डीएमके यहाँ पे डरने वाला नहीं है, हम चुप नहीं बैठेंगे। तो अब इस प्रकार की पॉलिटिक्स भी इस पर्टिकुलर न्यूज में हो रही है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप देखो तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को सेंथिल बालाजी की कस्टोडियल क्विजिंग की भी परमिशन मिल गई है। तो जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट है चेन्नई की, उसने फ्राइडे को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को अलाउ कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, आपके पास कस्टोडियल इंटेरोगेशन की परमिशन है 8 दिन के लिए 23 जून तक। तो तमिलनाडु के मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी, जो कि अभी के लिए हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, पहले ओवरऑल आप कह लो वो कौन से हॉस्पिटल में थे, तो पहले वो थे तमिलनाडु गवर्नमेंट मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसके बाद उनको शिफ्ट किया गया कावेरी हॉस्पिटल चेन्नई में। तो अभी के लिए हॉस्पिटल के अंदर किसी भी प्रकार की 3rd डिग्री का प्रयोग ना करते हुए डॉक्टर्स के साथ बातचीत करके कंसल्टेशन के बाद ही प्रॉपर तरीके से सारे मेडिकल फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपको इंटेरोगेशन करना है। लेकिन इंटेरोगेशन की परमिशन सेशंस जज एस अली साहब ने यहां पे दे दी है, किसको? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को, ठीक है। जो वी सेंथिल बालाजी ने यहाँ पे इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किया था, उस इंटरिम बेल को अभी के लिए रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि ईडी ने कुछ प्रॉपर प्रूफ्स को यहाँ पे सबमिट किया है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए बात है दोस्तों
रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। कभी कभी फेडरल सेक्टर में जब चैलेंजेस की बात आती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो ये जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है यूनियन का और स्टेट का, तो स्टेट के अंदर अगर आप पावर की बात करें, ऑटोनॉमी की बात करें, तो अक्सर कर स्टेट के लोग ये बोलते रहते हैं, स्टेट की सरकारें ये बोलती रहती है कि गवर्नर उनके काम में इंटरफेरेंस कर रहा है। तो इस हिसाब से देखो तो जीएस पेपर 2 के अंदर ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको काम आ सकता है। वैसे देखा जाए तो ये न्यूज़ थोड़ी बहुत तो पॉलिटिकल है, लेकिन इस प्रकार की न्यूज़ के साथ जुड़ा होता है गवर्नर का डेली एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करना, तो उस हिसाब से हमने एक बार इस पर्टिकुलर न्यूज़ को डिस्कस कर लिया। फिर आगे जीएस पेपर 1। भाई जीएस पेपर 1 के अंदर आती है ज्योग्राफी। अभी ज्योग्राफी के अंदर एक पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में बात की जा रही है कि भैया अरेबियन सी में आने वाले साइक्लोन्स को प्रेडिक्ट करना क्यों इतना मुश्किल है। बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन्स को तो हम लोग ठीक ठाक तरीके से प्रेडिक्ट कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, मतलब हमको ये कैसे पता कि हम अरेबियन सी को अच्छा प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बे ऑफ बंगाल को अच्छा नहीं प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात की जाए, पिछले कुछ सालों में किस डायरेक्शन में ओवरऑल साइक्लोन चलेगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इससे रिलेटेड डाटा हमारे पास बे ऑफ बंगाल में अच्छा खासा है, अरेबियन सी में कम है। बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी के रिस्पेक्ट में हिस्टोरिकली जो सी सरफेस टेम्परेचर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अरेबियन सी में जो सी सरफेस टेम्परेचर्स रहे हैं वो कम रहे हैं। अरेबियन सी कंपैरेटिवली ठंडा है, तो उसके ठंडे होने के चलते अरेबियन सी में ज्यादा साइक्लोन्स आते नहीं थे, ज्यादातर साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल के अंदर आते थे। लेकिन ग्लोबल फिनोमिना के चलते अब अरेबियन सी का भी जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली बढ़ रहा है। उसके चलते अगर आप देखो तो अरेबियन सी में साइक्लोन्स बहुत तेजी से आ रहे हैं। जैसे रिसेंटली साइक्लोन आया बिपरजॉय, ठीक है ना। अब जब बिपरजॉय साइक्लोन आया अरेबियन सी में, तो भाई यहां पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस थीसिस में लग जाएगा कि हाँ ये कितना नुकसान पहुंचाएगा, कब लैंडफॉल करेगा वगैरह वगैरह। 9 जून की शाम को बिपरजॉय गोवा से 700 किलोमीटर वेस्ट में था। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फोरकास्ट के हिसाब से ये गोवा गुजरात कोस्ट से दूर जाएगा और समुंदर में ही ये खो जाएगा, ना कच्छ पहुंचेगा, ना गुजरात पहुंचेगा, ना पाकिस्तान पहुंचेगा, ऐसा आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया। लेकिन 11 जून को बिपरजॉय ने अपना कह लो कोर्स को डिविएट करने के बाद, चेंज करने के बाद सीधे गुजरात में लैंडफॉल किया। उतनी ज्यादा तबाही नहीं पहुंची, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का असेसमेंट यह था कि ना ये गुजरात पहुंचेगा, ना ये कच्छ पहुंचेगा, ना ये पाकिस्तान पहुंचेगा, लेकिन इसने लैंडफॉल किया। मतलब यहां पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से ये एस्टिमेट नहीं कर पाया, प्रिडिक्ट नहीं कर पाया इस साइक्लोन के मूवमेंट पाथ को। वहीं पे अगर आप बे ऑफ बंगाल में मोचा साइक्लोन की बात करो तो 9 मई को आईएमडी फोरकास्ट ने यह बताया कि जो मोचा साइक्लोन है, जो कि साउथ अंडमान सी में लोकेटेड था, वो शार्पली रिकर्व करके बांग्लादेश म्यांमार कोस्ट की तरफ आएगा। और जो पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री यहां पे आईएमडी ने साइक्लोन मोचा की बताई थी, साइक्लोन मोचा ने उसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो किया और 14 मई को कॉक्स बाजार बांग्लादेश और सितवे म्यांमार के बीच में इसने लैंडफॉल किया। उसी प्रकार से साइक्लोन यास, ना दिख रहा हो तो यहां पे मिटा देता हूं, ये जो साइक्लोन यास आपको नजर आ रहा है, ठीक है, मई 2021 में आया था। साइक्लोन मंडोस दिसंबर 2022 में आया था। फिर एक और साइक्लोन है गुलाब, ये सितंबर 2021 में आया था। ये सब बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुए थे और इनकी जो ट्रेजेक्ट्री प्रिडिक्ट की थी यहां पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में एटलीस्ट 4 डेज इन एडवांस में, उसी ट्रेजेक्ट्री को इन साइक्लोन्स ने फॉलो किया। तो बोला यह जा रहा है कि बे ऑफ बंगाल के अंदर अमूमन जो साइक्लोन्स बनते हैं उनकी ट्रेजेक्ट्री को पूरी एफिशिएंसी के साथ मॉनिटर कर पाता है, प्रिडिक्ट कर पाता है कौन? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। लेकिन जब साइक्लोन्स बनते हैं अरेबियन सी में, तब यहां पे जो प्रिडिक्शंस है, जो एस्टिमेशंस है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, वो फेल हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल साइक्लोन बिपरजॉय से पहले अरेबियन सी में आया था साइक्लोन तोक्ते। तोक्ते भी एक सरप्राइज था। केवल 2 दिन पहले ही हम तोक्ते के रिस्पेक्ट में जान पाए कि ये लैंडफॉल करेगा, मतलब जमीन पे आएगा। कई साइक्लोन्स होते हैं कि पानी के ऊपर ही ओरिजिन करके पानी में ही वो खत्म हो जाते हैं, वो जमीन पे आएंगे। इस बात को एसेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि साउथ एशिया, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भाई इन कंट्रीज में जो आबादी की डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर साइक्लोन जमीन पे आ जाता है तो जान माल का नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो पास्ट ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अरेबियन सी की जो साइक्लोन्स है ना, जितने भी साइक्लोन्स अरेबियन सी में ओरिजिनेट होते थे, 48% साइक्लोन्स अरेबियन सी के कभी भी जमीन पे नहीं पहुंचते थे। और अगर आप बे ऑफ बंगाल की बात करो तो जितने भी साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते थे, 13% साइक्लोन्स कभी जमीन पे नहीं पहुंचते थे, बाकी जमीन पे लैंडफॉल करते थे।
तो बेसिकली लैंडफॉल के रिस्पेक्ट में अब अरेबियन सी में हमें इरेटिक पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। वजह यह है कि सी सरफेस टेम्परेचर्स बढ़े हैं। अच्छा, इन साइक्लोन्स की जो मूवमेंट है, डायरेक्शन है, वो और कुछ बातों पे डिपेंड करती है। ग्राउंड लेवल पे सी सरफेस टेम्परेचर्स कितने हैं इसको तो चलो एक बार को इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट सैटेलाइट डाटा से मॉनिटर कर लेगा, लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में जो स्टीयरिंग विंड्स चलती हैं वो भी कहीं ना कहीं इस साइक्लोन के डायरेक्शन को अफेक्ट करती हैं। अब इन स्टीयरिंग विंड्स को बे ऑफ बंगाल के ऊपर तो कई सालों से, कई डेकेड से मॉनिटर कर रहा है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, लेकिन यही चीज हम अरेबियन सी में नहीं कर पा रहे हैं। तो अरेबियन सी में टॉप में अपर एटमॉस्फेयर में जो स्टीयरिंग विंड्स चल रही हैं उस फिनोमिना को ठीक तरीके से साइंटिस्ट ने पढ़ा नहीं है। सी सरफेस टेम्परेचर की कॉम्प्लेक्सिटी को तो फिर भी अभी के लिए पढ़ रखा है, तो उसके चलते अरेबियन सी के अंदर साइक्लोन की मूवमेंट के ऊपर हमारा जो एस्टिमेशन प्रेडिक्शन जा रहा है वो प्रॉपर नहीं जा रहा। ठीक है ना भाई। तो साइक्लोन की इंटेंसिटी और मूवमेंट अरेबियन सी में कैसे आने वाली है आपको पता होना चाहिए कि अरेबियन सी के अंदर एक मच डीपर लेयर है वार्म वाटर की, तो कंपैरेटिवली आगे आने वाले समय में अरेबियन सी के अंदर बे ऑफ बंगाल से ज्यादा इंटेंस साइक्लोन आ सकते हैं, इसलिए उसकी रीडिंग कैपेसिटी, उसकी प्रोडक्शन और एस्टिमेशन कैपेसिटी हमारे पास जबरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट, कॉमन असेसमेंट सिस्टम मूटेड फॉर ऑल डिफेंस ऑफिसर। भैया देखिए, थिएटर कमांड बनाने की बात की जा रही है इंडिया के अंदर। थिएटर कमांड जैसे कि अंडमान निकोबार है ना, वहां पे भैया आर्मी भी प्लेस्ड है, नेवी भी प्लेस्ड है, एयरफोर्स भी प्लेस्ड है। तो थिएटर कमांड के अंदर क्या है कि एक ही कमांडर के अंदर इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स भी काम करेंगे, नेवी के ऑफिसर्स भी काम करेंगे और आपके एयरफोर्स के ऑफिसर्स भी काम करेंगे। तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड आप इसको बोलते हो। अब इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के अंदर जो टॉप के 2 और 3 स्टार ऑफिसर्स हैं, इनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की भी जो पैरामीटर्स हैं वो यहां पे इंटीग्रेटेड होने चाहिए। समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल एयरफोर्स के अंदर एक ऑफिसर ने अपनी ACR लिखी, तो उस ACR को उसके जो आप कह लो डिफेंस मतलब मिनिस्टर हैं, सबसे पहले तो ऑब्वियसली बात है किसी टॉप लेवल 2 और 3 लेवल की ACR लिखी गई है तो वो उस पर्टिकुलर आर्म्ड फोर्स या नेवी के जो भी कमांडर उनके पास जाएगी और उसके बाद रिव्यू होने के लिए डिफेंस मिनिस्टर के पास जाएगी। देखिए 2 और 3 स्टार जनरल बहुत टॉप के लेवल के ऑफिसर्स हो गए, सबसे टॉप के लेवल के ऑफिसर्स हो गए। तो अभी के लिए जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है जो कि आपके सालाना परफॉर्मेंस का एक कच्चा चिट्ठा होता है, ये अलग अलग है। आर्मी के ऑफिसर्स की अलग है, नेवी के ऑफिसर्स की अलग है, एयरफोर्स के ऑफिसर्स की अलग है। ऑब्वियसली बात है इन तीनों सर्विसेज का रिक्रूटमेंट भी अलग होता है, लेकिन ट्राई सर्विसेज कमांड को बनाने के बाद कम से कम 2 और 3 स्टार ऑफिसर्स की जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं, इनके पैरामीटर्स को भी सिंक्रोनाइज करने की बात की जा रही है। अभी के लिए अगर आप देखो दोस्तों, 2022 में पार्लियामेंट में जो डाटा रखा गया, 3 स्टार ऑफिसर्स कितने, तो 94 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं आर्मी में, 23 वाइस एडमिरल्स हैं नेवी में और 29 एयर मार्शल्स हैं एयरफोर्स में। वहीं पे अगर आप 2 स्टार ऑफिसर्स की बात करो तो 310 मेजर जनरल्स हैं आर्मी में, 71 रियर एडमिरल्स हैं नेवी में और 70 एयर वाइस मार्शल्स हैं एयरफोर्स में। ठीक है ना। तो ये तो भाई 2 और 3 स्टार ऑफिसर्स हो गए। तो ट्राई सर्विसेज कमांड में जब इन 2 और 3 स्टार ऑफिसर्स को पोस्ट किया जाएगा तो उसके बाद इनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को भरने के जो पैरामीटर्स हैं उनको सिंक्रोनाइज कर दिया जाएगा। मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अगर ये 3 ब्रांचेस एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं तो इनकी ACR की जो ओवरऑल नीड है उसको भी यहां पे सिंक्रोनाइज किया जाएगा। ठीक है। और अभी के लिए 2 और 3 स्टार जनरल्स के ऊपर ही लागू होगा, धीरे धीरे करके डाउन द लाइन भी इसको लागू किया जा सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट 73 एकेडमिक्स डिफेंड NCERT एफर्ट्स टू अपडेट सिलेबस। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे भाई? देखिए NCERT यहाँ पे सिलेबस को अपडेट कर रही है। लॉजिक क्या है, सरकार का लॉजिक क्या है और NCERT का लॉजिक क्या है कि पिछले 2 डिकेड से NCERT के सिलेबस को रैशनलाइज नहीं किया गया है। और चूंकि सरकार अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी लेके आ चुकी है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सिलेबस को अमेंड करना, उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करना यहाँ पे जरूरत है। अब जब ये ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है तो बहुत सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, रूलिंग पार्टी वर्सेस अपोजिशन, ये डिबेट हो रही है कि सरकार ओवरऑल सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट्स को तोड़ रही है, राइट विंग के आइडियोलॉजी को फैला रही है वगैरह वगैरह। तो इस रिस्पेक्ट में 35 स्कॉलर्स इंक्लूडिंग चीफ एडवाइजर ऑफ टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी योगेंद्र यादव एंड सुहास पालसीकर, इन्होंने देखिए अभी क्या है 35 स्कॉलर्स ने ये बोला कि जो रैशनलाइज NCERT की किताबें छपेंगी ना उसमें से ओवरऑल इन एकेडमिशियंस के इन स्कॉलर्स के नाम हटा दो। कहीं ना कहीं 2005 से लेकर 2008 या उससे पहले या उससे बाद इन किताबों के डेवलपमेंट में इन स्कॉलर्स ने एक मेजर रोल प्ले किया है। तो ये 35 स्कॉलर्स ये बोल रहे हैं कि चूंकि तुम हमारे देश के सेक्युलरिज्म को तोड़ रहे हो, सारे बेसिक फंडामेंटल्स हिला रहे हो, रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, इसलिए NCERT में भैया हमारा नाम मत रखो। इस बात को लेके
73 एकेडमिशियंस 73 एकेडमिशियंस का बोलना है कि एनसीईआरटी के अगेंस्ट एक फास्ट प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। स्कूल करिकुलम रेशनलाइजेशन आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है। चाहे जेएनयू के एकेडमिशियंस हो, चाहे यूजीसी के एकेडमिशियंस हो, चाहे वाइस चांसलर्स हो अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज के, सबने यहां पे एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है कि अगर आप बुक रेशनलाइजेशन के प्रोसेस को स्टॉल करते हो, धीमा करते हो, अपोज करते हो, उसमें पॉलिटिक्स करते हो, तो आप लोगों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। क्योंकि ये किताबें छकेंगी, ये बच्चों तक पहुंचेंगी, वो पढ़ेंगे, पेपर देंगे, तब उनका फ्यूचर आगे बढ़ेगा। तो तुम उनके पढ़ाई के एवेन्यूज को रोक रहे हो एनसीईआरटी बुक्स के रेशनलाइजेशन के ऊपर पॉलिटिक्स करके। ऐसा यहां पे 73 एकेडमिशियंस ने कंबाइंड तरीके से बोला। इनका लॉजिक ये है कि पिछले 17 सालों से एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में ज्यादा चेंज हुए नहीं है। अब जब चेंजेस हो गए हैं तो उनको पॉलिटिकल एजेंडा के साथ जोड़ा जा रहा है, तो ये चीज कहीं ना कहीं बुक्स के रैशनलाइजेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा करोड़ों बच्चों को जो कि इनसे पढ़ाई करेंगे। पिछले 3 सालों में बहुत से अटेम्प्ट्स हुए हैं एनसीईआरटी को मिलाइन करने के, ऐसा ही 73 एकेडमिशियंस का बोलना है। करिकुलम अपडेशन के लिए ये एनसीईआरटी के ऑफिशियल्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ एकेडमिशियंस स्कॉलर्स फॉल्स पेडिग्री पाने के लिए, मीडिया में अटेंशन पाने के लिए, पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए यहाँ पे एनसीईआरटी के इन स्टेप्स को अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो स्कॉलर्स ये बोल रहे हैं कि उनके नाम्स को एनसीईआरटी बुक्स में प्रिंट ना किया जाए, तो एनसीईआरटी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि उनके पास इस पूरे के पूरे टेक्स्ट का, कंटेंट का कॉपीराइट है। तो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के कह देने पर से कि नाम हटा दो, नाम नहीं हटाया जा सकता है। जब उन्होंने ओवरऑल बुक डेवलपमेंट में रोल प्ले किया था, उस समय पे उनको प्रॉपर पैसे मिले थे। आज की डेट में जो भी टेक्स्ट है एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ, वो एनसीईआरटी द्वारा कॉपीराइटेड है, और उस कॉपीराइटेड टेक्स्ट को जिसने लिखा है उसके लिए पहले एनसीईआरटी ने पैसे दिए, तो वो कुछ भी छाप सकते हैं, उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए एनसीईआरटी के अगेंस्ट जो फैलाया जा रहा है वो मिस इन्फॉर्मेशन है, रूमर्स है, फॉल्स एलिगेशन है, एनईपी की इंप्लीमेंटेशन को रोकना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में सबका अपना अपना व्यू पॉइंट हो सकता है भाई। कुछ लोग बोलेंगे सही हो रहा है, कुछ लोग बोलेंगे गलत हो रहा है। ठीक है, सब अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से सोचते हैं। आगे आ जाते हैं। सम जीएसटी रजिस्ट्रेशन यूज्ड आइडेंटिटी थेफ्ट, एफएम कॉल्स फॉर स्ट्रॉन्गर प्रोसेस। भैया जो पर्टिकुलर न्यूज है ये आपको काम आएगी इकोनॉमी के अंदर, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के अंदर। क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने फ्राइडे को बोला कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ जीएसटी को थोड़ा टाइटन करिए। जीएसटी के अंदर जो फेक फर्म्स प्रोलिफरेट हो रही हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट करके ये लोग जो फेक फर्म्स स्टैब्लिश कर रहे हैं, ये फेक फर्म्स जीएसटी के अंदर नहीं दिखनी चाहिए। क्योंकि जीएसटी के अंदर जब ये फेक फर्म्स होती हैं तो फिर इनके साथ एक फेक बिलिंग एसोसिएटेड होती है। उस फेक बिलिंग के थ्रू अपने जीएसटी ड्यूज को ये लोग फर्जी और इलीगल तरीके से फुलफिल करते हैं या गलत तरीके से जीएसटी टैक्स रिटर्न्स देते हैं। इसलिए यहां पे ऐसे इलीगल फर्म्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, और ऐसे 11,140 फेक रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी जीएसटी अथॉरिटीज आइडेंटिफाई कर चुकी हैं। तो सीतारमण जी ने बोला क्या कि एग्जिस्टिंग मेजर्स के थ्रू और हमें इंप्रूव करने की जरूरत है प्रोसेस को। ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन होना चाहिए, आधार का पायलट ऑफ बायोमेट्रिक बेस्ड आधार वेरिफिकेशन होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के केस में। मतलब बहुत सारे अलग अलग मेथोडोलॉजीज के थ्रू आप यहाँ पे आइडेंटिटी थेफ्ट को रोक के प्रॉपर तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके चीजों को ग्राउंड लेवल पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे। यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इन टूल्स को डिप्लॉय किया जा रहा है एक्सटेंसिवली फेक नेटवर्क्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है ना, अगर आप देखो तो जीएसटी इकोसिस्टम में बहुत सी फेक एंटिटीज हैं। तो भैया इन फेक एंटिटीज को हटाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को डिप्लॉय किया जा रहा है। ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन तो इस्तेमाल किया जा रहा है, हालांकि वो इतना इफेक्टिव नहीं बताया जा रहा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लेके आई गई है, ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दी गई है उन फर्म्स के लिए जिनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है 1 अगस्त के बाद। तो अब समझना पड़ेगा कि ये ई इनवॉइसिंग क्या होती है। इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग। ये एक वो सिस्टम है जिसमें बिजनेस टू बिजनेस जो इनवॉइसेस होती है ना, और कुछ और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उनको जीएसटीएन के पोर्टल पे ऑथेंटिकेट किया जाएगा। मतलब ओवरऑल आपको स्पेसिफिकली वो जो जनरेटेड इनवॉइस है और उस इनवॉइस का एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो कि जीएसटीएन नेटवर्क ने बना रखा है, उस फॉर्मेट को आप पा सकते हो नोटिफिकेशन 69/2009 सेंट्रल टैक्स में। उतना घुसने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ई इनवॉइसेस के अंदर आप ओवरऑल एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इनवॉइस बना के उसको जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करोगे, और फिर वो इनवॉइस जीएसटी पोर्टल पे ऑथेंटिकेट होगी, मैनुअली ऑथेंटिकेट हो सकती है, और उसके बाद ओवरऑल आपका जीएसटी टैक्स रिटर्न फाइल्ड माना जाएगा।
और जितनी भी 5 करोड़ से ज्यादा की फर्म्स है सब में ये ई इनवॉइसिंग लगाई जा रही है। क्योंकि क्या होता है कि फर्जी इनवॉइसेस यहाँ पे अपलोड की जाती हैं, तो रियल टाइम में जो भी इनवॉइसेस अपलोड की जा रही हैं, जब जरूरत पड़ी उनको मैनुअली वेरीफाई करके ये चेक किया गया कि हाँ भाई ये इनवॉइस सही लग रही है कि नहीं लग रही, प्रॉपर फॉर्मेट में लग रही है कि नहीं लग रही। तो इससे जो फेक रजिस्ट्रेशन के थ्रू फर्जी रिफंड वाला काम है ना, आइडेंटिटी थेफ्ट वाला काम है, वो बंद हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये थी एडिटोरियल एनालिसिस, ये थी आपकी करंट अफेयर्स एनालिसिस। अब आ जाते हैं हम लोग एडिटोरियल एनालिसिस पर। ठीक है भाई, यहां पे क्या बताया जा रहा है। पहली न्यूज, शिफ्टिंग सैंड्स। इंडिया के ट्रेड इंडिकेटर्स की बात हो रही, मई में एक्सपोर्ट फिगर्स की बात हो रही। इसको मैंने कल के करंट अफेयर्स में भी कवर किया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो भैया 10.3% डिक्लाइन देखने को मिला है मई के महीने में गुड्स के एक्सपोर्ट में। अगर आप देखो तो अप्रैल के महीने से केवल 0.8% ज्यादा है मई का $35 बिलियन का एक्सपोर्ट, लेकिन अप्रैल के महीने में खुद 6 महीने में सबसे कम एक्सपोर्ट हुआ था। तो एक्सपोर्ट इंडिकेटर्स यहां पे डेफिनेटली अच्छे तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले 11 महीनों में इंडिया का जो एक्सपोर्ट बास्केट का इंजीनियरिंग गुड्स, जो कि क्वार्टर से ज्यादा अकाउंट करता है, मतलब जितने में टोटल इंडिया में गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं 25% ज्यादा इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, ये 11 महीने से लगातार कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इंप्लॉयमेंट इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर, जो कि बड़े स्केल पे इंडिया से एक्सपोर्ट करता है, ये भी श्रैंक हुआ है लगातार 7 महीनों में। 30% डिक्लाइन देखने को मिला है पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स में। 2022-23 में 6.7% राइज देखने को मिला था एक्सपोर्ट में, लेकिन इस पर्टिकुलर 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के पहले 2 महीनों में 11.4% का डिक्लाइन देखने को मिला है एक्सपोर्ट में। तो अभी के लिए ओवरऑल एक्सपोर्ट के फिगर्स मर्चेंडाइज के रिस्पेक्ट में तो गड़बड़ है ही भाई, सर्विसेज के रिस्पेक्ट में भी गड़बड़ लग रहे हैं। $25.3 बिलियन के जो हमें एक्सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं मई में सर्विसेज सेक्टर में, वो अपने आप में कम है। क्योंकि देखो 2022-23 में सर्विसेज सेक्टर में 26.7% का इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट था। तो कहीं ना कहीं करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट जो मर्चेंडाइज हेड में आ रही थी उसको कंपनसेट कर दिया था सर्विसेज हेड में, लेकिन इस बार तो वो भी होता नजर नहीं आ रहा है। समझ गए बात को? तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही। देखिए क्या लिखा हुआ है, द ट्रेंड रिवर्सल इन दैट पेस ऑफ ग्रोथ बिगिन दिस मार्च एंड हैज एक्सेलरेटेड टू अ क्रिटिकल पॉइंट वेयर अ मेयर 0.7% राइज इन ग्लोबल सर्विसेज रिसिप्ट्स इन मई। तो मई के अंदर जो ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ा है ना, वो मई 2023 में मई 2022 के रिस्पेक्ट में केवल 0.7% बढ़ा है। मतलब सर्विसेज सेक्टर के भी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, आईटी सेक्टर्स भी उतना सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। वहीं पे अगर आप इंपोर्ट्स की बात करो तो जो कोर इंपोर्ट्स हैं, जैसे कि जिसमें से ऑयल, जेम्स और ज्वेलरी हटा दो, तो बाकी जो कोर इंपोर्ट्स हैं वो 2023-24 में 5.5% घटे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे ये है कि अप्रैल मई में डेफिनेटली ये आप कह लो 10% घटे हैं, लेकिन मई में जो इंपोर्ट्स हैं वो अप्रैल से 16.5% ज्यादा है, सॉरी 14% ज्यादा है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो मई का जो $57.1 बिलियन का इंपोर्ट बिल है वो 2022 मई से 6.6% कम है, ठीक है ना। लेकिन अप्रैल 2023 से 14% ज्यादा है। इसीलिए आप देखो तो मई के महीने में $20 बिलियन के फिगर को क्रॉस कर गई हमारी ट्रेड डेफिसिट। $22.1 बिलियन ट्रेड डेफिसिट है। ये पिछले 5 महीनों में सबसे बड़ी ट्रेड डेफिसिट है। इंपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट से $22.1 बिलियन ज्यादा है। तो लेट्स सी यहां पे आगे क्या होने वाला है। अब ये बोला जा रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि जो ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ है वो 2023 में 1% से बढ़ के 1.7% हो जाएगी, लेकिन पिछले 12 सालों में ग्रोथ 2.6% थी। तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्लो ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ का भी इंडिया को ट्रेड के रिस्पेक्ट में, एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा। तो कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा इंडिया को अपनी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को बढ़ाते रहने के लिए। इंटरनेशनल रिलेशंस के रिस्पेक्ट में जीएस पेपर 2 में ये यूएस ईरान न्यूक्लियर डील वाला टॉपिक काम आएगा। देखिए इस प्रकार के टॉपिक्स ना दोस्तों आप इंटरव्यू में यूज कर सकते हो, ऐसे में कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स दे सकते हो, किसी भी इंटेलिजेंट डिस्कशन में इस प्रकार के टॉपिक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी क्या बोला जा रहा है, थोड़ा मैं इसको जूम इन कर देता हूं तो आपको क्लियर दिखेगा। देखिए अमेरिकन और ईरानियन डिप्लोमेट्स के बीच में कुछ बातचीत हुई है पिछले कुछ महीनों में। ये बात पब्लिक हो गई 14 जून को, जब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द सल्तनत ऑफ ओमान सैयद बदर अल बुसाइदी ने मीडिया को बताया कि भाई ईरान और यूएस फाइनली एक डील को फाइनलाइज कर रहे हैं, जिस डील के अंदर ईरान में जो अमेरिकन प्रिजनर्स बंद है 3, इनको छोड़ा जाएगा।
उसके साथ साथ दोनों पर्टिकुलर कंट्रीज कुछ सीरियसनेस दिखा रही है यहाँ पे न्यूक्लियर इशू को लेके। जो ईरानियन स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कंफर्म किया कि इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही है यूएस और ईरान के बीच में। मस्कट में टॉक्स हुई हैं। यूएस के इंटरेक्शंस ईरान के साथ शुरू हुए थे पिछले साल, जब यूएस स्पेशल एनवॉय फॉर ईरान रॉबर्ट मैले मिले थे ईरान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि यूनाइटेड नेशंस में बैठते हैं न्यूयॉर्क में। उसके बाद अगर आप देखो तो व्हाइट हाउस के जो कोऑर्डिनेटर है फॉर द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका ब्रेट मैकगर्क, ये ईमान गए थे फरवरी में, मार्च में, मई में, जहां पे ईरान के चीफ न्यूक्लियर नेगोशिएटर न्यूक्लियर इशू के पे जो हैं अली बघेरी कानी इनसे मिले थे। तो प्रॉक्सिमिटी टॉक्स पिछले कुछ महीनों में, इनफैक्ट एक साल में ठीक ठाक हुई हो, पिछले कुछ महीनों में प्रोसेस तेज हुआ है थैंक्स टू ओमान। ओमान यहां पे इफेक्टिवली नेगोशिएट कर रहा है ईरान यूएस के बीच में। अब अगर आप देखो मैकगर्क की विजिट के बाद, ठीक है ना, मई में ओमानी रूलर सुल्तान हैदम बिन तारिक अल सैद ये तेहरान गए थे 28-29 मई को। शायद ये यूएस का एक मैसेज लेके गए थे न्यूक्लियर इशू पे ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी के पास। ओमान ने जब 2015 में JCPOA साइन हुआ था उस समय पे भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है ना। और जब अयतुल्ला अली खमेनी ने बातचीत की यहाँ पे ओमानी लीडर सुल्तान हैदम के साथ, तो उसके बाद उन्होंने ओपनली 11 जून को एक्सेप्ट किया कि ठीक है भाई, ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस में रहेगा, लेकिन तब भी हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर यूएस हमसे, अमेरिका हमसे बातचीत करना चाहता है तो हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। और ओवरऑल ये भी क्लियर किया अयतुल्ला अली खमेनी ने कि जितना इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है ये रखेंगे। ईरान को न्यूक्लियर वेपन में इंटरेस्ट है नहीं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के इंस्पेक्टर्स के साथ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स के साथ भी ये कोऑपरेट करेंगे। तो हो सकता है अगले कुछ हफ्तों में एक प्रपोजल यहां पे ईरान और यूएस के बीच में फाइनलाइज हो जाए। खास बात दोस्तों ये है कि ये प्रपोजल होगा इनफॉर्मल, ये प्रपोजल कहीं से भी रिटन होने वाला नहीं है और ये एक अपने आप में स्मार्ट डील है, ठीक है ना। इजराइल यहां पे अप्रीहेंसिव है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहे हैं कि एक प्रकार का मिनी एग्रीमेंट होता नजर आ रहा है। ईरानियन ऑफिशियल्स को एक पॉलिटिकल सीज फायर लग रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस अनरिटन एग्रीमेंट के अंदर ईरान ने एश्योरेंस दी है कि वो अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट को 60% से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ सीरिया के अंदर जो यूएस मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। इराक के अंदर जो यूएस मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स है उसके ऊपर मतलब ईरान अटैक नहीं करेगा। फिर IAEA के इंस्पेक्टर के साथ कोऑपरेट करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं देंगे रशिया को। ये सारे प्रॉमिसेस यहाँ पे ईरान बैकएंड से यूएस को करेगा। उसके साथ साथ ईरान यूएस के सिटीजन्स को जेल में जो बंद कर रखा है उनको छोड़ेगा। यूएस बदले में क्या करेगा? यूएस कोई नए सैंक्शंस नहीं लगाएगा ईरान के ऊपर। यूएस ऑयल टैंकर्स को सीज नहीं करेगा गल्फ वाटर्स में। यूएस यूनाइटेड नेशंस में एंटी ईरान रेजोल्यूशंस को सपोर्ट नहीं करेगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ईरान के बैंक अकाउंट्स के जो $80 बिलियन ईरान के बाहर की बैंकों में फ्रीज हो रखे उनको यहां पे रिलीज किया जाएगा। साउथ कोरिया के $7 बिलियन और इराक में जो $2.7 बिलियन ईरान के फ्रीज हैं उनको इमीडिएटली रिलीज किया जाएगा। तो ये एक बहुत स्मार्ट स्टेप है। स्मार्ट स्टेप क्यों है? क्योंकि इससे ईरान पे नए सैंक्शंस नहीं लग रहे हैं। कहीं ना कहीं यूएस अल्टरनेटिव वे से ईरान के तेल को मार्केट में पहुंच के बिकवाने की कोशिश करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली बैक एंड चैनल से यूएस शायद ईरान और इंडिया को ये बोल देगा कि आप अपना ऑयल का ट्रेड चालू कर सकते हैं। तो इससे होगा ये कि इंडिया को ईरान से भी चीप ऑयल मिल सकता है। तो रशिया वाला ऑप्शन के अलावा हमारे सामने एक और अल्टरनेटिव खुलेगा। फिर चाबहार प्रोजेक्ट्स पे बायलैटरल डेवलपमेंट भी बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर न्यूज़ इंडिया के काम की भी है। साथ साथ यूएस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को ये पर्टिकुलर न्यूज़ ध्यान में रखते हुए की गई है। इलेक्शंस आने वाले हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। अब इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में अगर ईरान के साथ कोई एक डील होती है तो जो बाइडेन को क्रिटिसाइज किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे ओवरऑल यूएस ने बस ये एश्योरेंस दिया कि कोई नए सैंक्शंस नहीं लगेंगे। तो नए सैंक्शन सरकार लगाएगी नहीं, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं सरकार ईरान से अपने कुछ काम करवा लेगी। न्यूक्लियर इनरिचमेंट को रोक देगी। ईरान की जो मार्च टुवर्ड्स न्यूक्लियर वेपन्स वो रोक देगी। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना लेता है तो यूएस सपोर्ट करे ना करे, देयर इज अ हाई चांस कि इजराइल एक प्री एंटिव मिलिट्री एक्शन कर सकता है ईरान के अगेंस्ट उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को ध्वस्त करने के लिए। समझ गए बात को? तो इस रिस्पेक्ट में भी रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इस प्रकार का कोई इनफॉर्मल एग्रीमेंट हो जाए तो वो अच्छा ही होगा। ठीक है भाई। ऐसा बताया जा रहा है यूएस मिलिट्री के द्वारा कि कुछ ही महीनों में, सेवरल मंथ्स में, मतलब 5 से 6 महीने ले लो, 7 से 8 महीने लो, ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। वहीं पे इजरायली सोर्सेज का बोलना है कि 1 से 2 साल लगेंगे ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने में। ईरान के अयतुल्ला अली खमेनी साहब ने बोला कि हम न्यूक्लियर वेपन्स में इंटरेस्टेड नहीं है, प्रॉपर डील होती है तो हम प्रॉपर डील यहाँ पे करेंगे। और ऐसी ही प्रॉपर डील यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है।
इस प्रकार की डील के इजराइल अगेंस्ट जरूर होगा, क्योंकि इजराइल चाहता है कि पूरी दुनिया ईरान के अगेंस्ट खड़ी हो जाए, लेकिन इस प्रकार की डील जरूरी है, क्योंकि अगर ईरान ओपनली न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोलिफरेशन के आइडिया को रिजेक्ट कर देता है तो कल की डेट में सऊदी अरेबिया भी न्यूक्लियर वेपन्स के पीछे नहीं भागेगा। आप सोचो, आज की डेट में ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में भले ही मांडवली हो रही है, चाइना ब्रोकर्ड, लेकिन कल की डेट में ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है सऊदी अरेबिया भी सोचेगा कि यार हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स होना चाहिए, हमारे जो आर्च राइवल है और रीजनल फैक्शनिज्म नाम पे जो हमारा अपोनेंट है इसके पास न्यूक्लियर वेपन आ गया, हमारे पास नहीं आ गया। तो भाई ये मिडिल ईस्ट में और गल्फ में न्यूक्लियर वेपन्स की एक होड़ सी ना हो जाए, इसके लिए भी यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि इस प्रकार की बैक एंड डील हो। लेकिन बहुत हद तक चीजें डिपेंड करेंगी इस बात के इलेक्शंस के ऊपर। अगर जो बाइडेन को हरा के फिर से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ गए तो फिर माशाअल्लाह क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। आगे चलते हैं। रेलवे सेफ्टी लिसन टू द वॉइसेस फ्रॉम बिलो। इसमें देखिए बहुत ज्यादा कुछ मैं आपको नहीं बताऊंगा, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स यहां पे ऑथर ने बोले, इसके बारे में आपसे बात कर लेता हूं। बहनगंगा बाजार रेलवे स्टेशन के बाहर बालासोर ओडिशा में 2 जून को एक्सीडेंट हुआ, 280 जाने यहां पे चली गई। इवोक्ड रिस्पॉन्सेस फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रेलवेज इनको रिजाइन कर देना चाहिए, ठीक है ना। रेलवे एक्सपर्ट्स बताने लगे कि यहाँ पे एक्सीडेंट कैसा हुआ। फिर ओवरऑल ऑथर ये बोल रहा है के बाला केसरी साहब, ये फॉर्मरली इंडियन रेलवे सर्विसेज और मैकेनिकल इंजीनियर्स को बिलोंग करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनको काफी जानकारी है काम की। मेंबर स्टाफ है ये रेलवे बोर्ड के। अभी इनका ये बोलना है कि जिस प्रकार से अपर लेवल के लोग इस पर्टिकुलर क्राइसिस को देख रहे हैं, शायद ये लोअर के लोग ऊपर या फिर सैबोटाज के ऊपर इल्जाम डालना चाहते हैं, जिस स्पीड से यहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी को बिठाया गया है, जबकि ऑलरेडी एक स्टैट्यूटरी इंक्वायरी कमिश्नर ऑफ रेलवे द्वारा की जा रही है। देखिए कोई भी रेल एक्सीडेंट होता है तो रेलवे लॉस के हिसाब से कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी यहाँ पे इंक्वायरी करेगा। तो इस इंक्वायरी के साथ पैरेलली आपने सीबीआई की इंक्वायरी चला दी, फिर उसमें सैबोटाज के एंगल को आप जुड़वा रहे हो। तो इस प्रकार से बहुत तेजी से एक पब्लिक परसेप्शन बनाने की जरूरत नहीं है इस प्रकार के रेलवे एक्सीडेंट्स की। देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडियन रेलवेज ने एक अच्छा जॉब किया था रेलवे सेफ्टी को बढ़ाने में। अगर आप देखो तो पिछले 2 डेकेड्स में जो नंबर ऑफ डीरेलमेंट्स के इंस्टेंसेस है इंडिया के अंदर वो बहुत घट चुके हैं। जब हम लोग ऑलमोस्ट 21वीं शताब्दी में घुस रहे थे उस समय पे टर्न ऑफ द डिकेड पे 350 रेलवे एक्सीडेंट्स होते थे हर साल। रेलवे एक्सीडेंट्स का मतलब ये नहीं है कि जान माल का नुकसान होगा ही होगा। कोई ट्रेन अगर पटरी पर से उतर गई, धीमी स्पीड पे थी, रुक गई, जान माल का नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ट्रेन की बोगियों को नुकसान हो गया, तो इसको भी आप एक्सीडेंट ही बोलोगे। तो इस प्रकार के 350 एक्सीडेंट होते थे एक साल में। ये एक्सीडेंट्स आ गए 2021-22 में 22 पे। तो ऑब्वियस ही बात है रेलवे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में इजाफा हुआ था, और ये तब हुआ था जब रेलवेज ने 3 गुना बढ़ा दिया था फ्रेट लोडिंग को और डबल कर दिया था पैसेंजर लोडिंग को। उसके बावजूद भी रेलवेज की सेफ्टी पैरामीटर्स पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ डेकेड्स में इंप्रूव होते नजर आए हैं। लेकिन एक एक्सीडेंट सारे इंप्रूवमेंट को, सारी प्रोग्रेस को बर्बाद कर देता है, और वो ये ओडिशा मिशैप था। ठीक है, तो बेसिकली अब यहां पे क्या बता रहे हैं ऑथर ये बोल रहे हैं कि भाई देखिए, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अनसेफ प्रैक्टिसेस और सिचुएशंस ऑन अ रियल टाइम बेसिस। क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज में जो एक्टिविटीज और ऑपरेशंस है वो कंसंट्रेटेड होते हैं एक लिमिटेड एरिया में, लेकिन रेलवेज में ऐसा नहीं होता। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, स्टील हो गए, केमिकल प्लांट्स हो गए, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे लोकेटेड है, वहीं पे उनको मैनेज करना है। रेलवेज ज्योग्राफिकली पूरे इंडिया में लोकेटेड है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिसिप्लिन है यहाँ पे, अलग अलग डिपार्टमेंट रेलवेज के अंदर, इनको लगातार रियल टाइम बेसिस पे आपस में कोऑर्डिनेट करना है, तब आप स्मूथ और सेफ रनिंग ऑफ ट्रेस को इंश्योर कर पाओगे। कॉम्प्लायंस ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ सेफ्टी, इसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। बहुत सारे कोड्स और मैनुअल्स यहाँ पे डिप्लॉय किए गए जिनको सही तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स अगर ओवर द डिकेड्स फॉलो करेंगे तभी आप सेफ्टी को यहाँ पे इंश्योर कर पाओगे। और किसी भी लेवल पे कोई भी गलती होती है तो एक्सीडेंट हमें देखने को मिल सकता है। हर रेलवे के डिपार्टमेंट ने इवॉल्व कर रखा है अपने सेट ऑफ शेड्यूल्स फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ वर्क सेंटर्स, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स फॉर एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट। ठीक है ना, और टेस्ट ऑफ टाइम भी किया गया है यहाँ पे रेलवेज की परफॉर्मेंस को लेके। अब प्रॉब्लम यहां पे दोस्तों ये कि रेलवेज के अंदर एक टॉप डाउन अप्रोच फॉलो की जाती है, और वो टॉप डाउन अप्रोच गड़बड़ कर रही है। मतलब कैसे? कॉप्स एंड रॉबर सिनारियो, मतलब हायर अथॉरिटीज लोअर लेवल की अथॉरिटीज को सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट देखते हैं। हायर अथॉरिटीज लगातार लोअर लेवल की अथॉरिटीज पर शक करते हैं कि भाई ये सही तरीके से काम नहीं कर सकते। लोअर लेवल की अथॉरिटीज प्रैक्टिकली बहुत परेशान है ग्राउंड लेवल पे काम करके, उनका ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, मैनेज चीजें हो नहीं पाती हैं। तो उस कंटेक्स्ट में वो
अपर अथॉरिटीज की बातों पे उतना ध्यान देते नहीं, चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम्स को अंडर द कारपेट शिफ्ट किया जाता है, जिसके चलते ट्रांसपेरेंसी और फ्रैंकनेस यहां पे इफेक्ट होती है। जो अनसेफ प्रैक्टिसेस हैं वो प्रोपोगेट होती हैं, हम नॉर्म से डेविएट कर जाते हैं। इस रिस्पेक्ट में यूके के एक एग्जांपल को कोट किया है ऑथर ने यहां पे। यूके में क्या है, अगर आप देखो सिरास नाम का एक सिस्टम डेवलप किया गया, कॉन्फिडेंशियल इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस सिस्टम। इसको ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ने 3 डिकेड्स पहले डेवलप किया गया, तो ब्रिटिश रेलवेज में मिड 1990s में इंप्लीमेंट किया। तो इसकी फिलॉसफी ये है कि जो लोअर स्टाफ है उसको इनकरेज किया जाएगा कि रियल टाइम बेसिस पे जो भी रेलवे ऑपरेशन में डिविएशन हो रहे हैं इनको आप ओवरऑल रिपोर्ट कर सकते हो, और जिसने इन डिविएशन को रिपोर्ट किया है उसकी आइडेंटिटी लीक नहीं की जाएगी। तो चूंकि उसकी आइडेंटिटी लीक नहीं की जा रही तो उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन होगा नहीं। तो ग्राउंड लेवल पे रेलवे का स्टाफ इंडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, अगर सिराज जैसा कोई सिस्टम इंडिया के अंदर चलाया जाता है तो कम से कम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के बारे में पब्लिक डोमेन में बात तो आएगी, उनको सुधारने की कोशिश तो की जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पे कन्वेंशनल टॉप डाउन इंस्पेक्शन ही चल रहा है, लोअर लेवल के लोगों की बात मानी जाती नहीं है, ऊपर लेवल के लोग अपना ज्ञान यहाँ पे डालते रहते हैं, और उसके चलते जब इस प्रकार का मिसहैप हो जाता है तब रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंकी जाती है। ऊपर के लेवल के लोग नीचे के लेवल पे लोग पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंकते हैं, और नीचे वाले ये बोलते हैं कि भैया तुम तो हमारी बात सुनते ही नहीं हो, तो हम क्या करें। तो सिरास जैसे सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो आप अपने नोट्स में इस बात को इनकॉर्पोरेट कर लो दोस्तों। सिरास कॉन्फिडेंशियल इंसिडेंट रिपोर्टिंग एनालिसिस सिस्टम, इसको डेवलप किया गया था ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज के द्वारा 3 डिकेड्स अगो, ठीक है ना, मिड 1990s में, जिसमें रेलवेज के लोअर स्टाफ को यह बोला गया कि भाई अगर आपको रेलवे की फंक्शनिंग में कोई प्रॉपर प्रॉब्लम या फ्लॉ या कोई स्टैंडर्ड नॉर्म से डिविएशन एसओपी का वायलेशन दिख रहा है तो आप इसको रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करने वाले की आइडेंटिटी लीक नहीं की जाएगी, लेकिन जो प्रॉब्लम उसने पॉइंट आउट की है उसको जरूर सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो समथिंग लाइक सिरास शुड बी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। देखिए मेंस के अंदर बहुत चांस है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेलवे सेफ्टी के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो ये सिरास वाला पॉइंट यूके वाला आप वहां पे कोट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर को मैं खत्म कर रहा हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लेक्चर के अपडेट्स वगैरह आपको मिलते रहते हैं। कल मेरा जो यूपीएससी का मेन कोर्स है वो लॉन्च हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।